ओके जी, करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो कल का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस कल के सेशन का, तो वन बाय वन रेज हैंड कर लें। उसके बाद फिर जो है वो आज के टॉपिक्स हम शुरू कर लेंगे। जी, एनीवन, कल का किसी का कोई क्वेश्चन? जी, अली हैदर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये लास्ट डेफिनेशन जो है ना, लोनल रॉबिन्स, सर जी ये जी लास्ट पे कहता है मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मींस जी विच जी हैव अल्टरनेटिव। सर जी इसका जी मतलब कल आपने सर एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी इसका मतलब समझ नहीं आया। कोई नहीं, क्लियर हो जाता है। देखिए, मल्टीपल एंड्स वो कह रहा है कि लातादाद ख्वाहिशात हैं। स्केयर मींस रिसोर्सेज या वसाइल लिमिटेड हैं ख्वाहिशात के मुकाबले में। ये मैंने कल पॉइंट क्लियर कर दिया था कि किसी चीज का तादाद में कम होना जो है वो उसके स्केयर या लिमिटेड होने की निशानी नहीं है। लेकिन ख्वाहिशात के मुकाबले में, मतलब मेरी ख्वाहिश हो कि मैंने 10 लाख रुपया स्पेंड करना है, लेकिन मेरी इनकम 5 लाख रुपया हो, तो ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स हैं। ओके। अब इसके बाद जो तीसरा और लास्ट वर्ड है वो है रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एक्चुअली रिसोर्सेज को इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं। मसलन आपके पास पानी है, उस पानी को आप पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। या अनदर एग्जांपल, आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है। अब आपकी नीड्स या वांट्स तो बहुत सी हैं। आपने फॉर एग्जांपल कॉलेज की फीस पे करनी है, आपने लेट एज्यूम सेल फोन परचेज करना है, आपने मोबाइल के लिए लोड परचेज करना है, बैलेंस परचेज करना है, आपने शूज परचेज करने हैं। अब ये लातादाद ख्वाहिशात हैं जो अगर आप सारी एडअप कर लें तो शायद टोटल जो है वो 25,000 रुपए स्पेंड हो रहा हो, लेकिन आपके पास गिवन इनकम 10,000 रुपए है। तो फिर आप प्रायोरिटाइज, यानी इस 10,000 के मल्टीपल इस्तेमाल मुमकिन है। आप इसको कपड़े खरीदने में इस्तेमाल कर लें, शूज में कर लें, कॉलेज फी देने में। इस्तेमाल कई तरह के हैं, कई तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो हमारी टोटल वांट्स हैं वो ज्यादा है, तो उनमें से फिर हम कुछ वांट्स को फॉरगो कर देते हैं, हमें छोड़नी पड़ती हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं इस महीने ड्रेस नहीं खरीदूंगा, मैं इस महीने मोबाइल फोन नहीं खरीदूंगा। तो बाकी फिर जो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी होती है, आप अपनी गिवन रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में पहले उनको पूरा करते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया इसकी डेफिनेशन का, कि इंसान में, यानी आप प्योर ट्रांसलेशन या आप कह लें प्योर वर्डिंग सेंस जो है उर्दू में आप इसको ऐसे समझ लें कि ऐसे वसाइल, ऐसे रिसोर्सेज जिनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, इंसान उन महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को कैसे पूरा करता है, इसको इकोनॉमिक्स का जो मेन सब्जेक्ट या आइडिया कहा जाता है, या आप कह लें डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक जी, और भाई मोहम्मद वासिक, आपका क्या क्वेश्चन है? यू सर। ये तीनों डेफिनेशंस को सर जरा डिफरेंस सर जरा बता दें इनका। सर इसे है तो सारा उन्होंने इसके अंदर वो ह्यूमन बिहेवियर, उसके अंदर मैनकाइंड का बताया हुआ है सर, मतलब इनका थोड़ा सा बता दें डिफरेंस हाँ, का। आप सिंपल वर्डिंग में ये समझ लें, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को प्योर मटेरियल सेंस में फोकस किया है। उसके नजदीक इकोनॉमिक्स का कंसर्न जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन चार बातों पे है। यानी एडम स्मिथ के नजदीक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इन चार बातों को कवर करता है, इसके अलावा और डिस्कशन नहीं है। फिर एल्फ्रेड मार्शल ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि ये चारों काम या चारों बातें जो हैं ये इकोनॉमिक्स का मेन आइडिया नहीं है। इकोनॉमिक्स का मेन आइडिया है इंसानों की खुशहाली, वेल बीइंग, ह्यूमन बीइंग। इंसान अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे करेगा। अब खुशहाली तक पहुंचने के लिए, वेलफेयर तक पहुंचने के लिए साफ ज़ाहिर है इंसान को इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो भी खुशहाली है, एक्सचेंज बेटर हो जाए, कंजम्पशन बेटर हो जाए। तो उसने इसको फर्दर जो है आप कह लें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग से, इंसानों की खुशहाली से लिंक कर दिया कि इकोनॉमिक्स का असल सब्जेक्ट इंसानों की, या असल मकसद इंसानों की खुशहाली है। अब इंसानों की खुशहाली तक पहुंचने के लिए उसे इन चारों चीजों की जरूरत है। ओके। फर्दर लॉयनल रॉबिन्स जो है उसने टोटली डिफरेंट एंगल से इसको एक्सप्लेन किया है। उसके नजदीक खुशहाली, गुड्स, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें डिस्कशन में जरूर आती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का प्राइम पर्पस या मकसद ये है कि इंसान जो है वो लिमिटेड
रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स कैसे पूरी करता है। ये जो आइडिया है ये आगे चल के हमने 2-3 और टॉपिक्स में भी डिस्कस करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक आएगा, उसमें भी डिस्कस होगा। चॉइस मेकिंग प्रोसेस आएगा, वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन कंसर्न आप ये समझ लें कि लॉयनल रॉबिन्स के नजदीक जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसका असल पर्पस ये है कि इंसान महदूद वसाइल में लामहदूद वांट्स को, ख्वाहिशात को कैसे पूरा करता है। अब फिर हम जब आगे चल के इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे एप्लीकेबल करेंगे तो वहां हम ओके 3 सर। लेवल डिस्कस करेंगे। मसलन पहली चीज हम वहां डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर लेवल पे इनकम में रहते हुए अपनी नीड्स पूरी करना। प्रोड्यूसर लेवल पे आपकी कोई फैक्ट्री हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, आप किसान हैं, फार्मर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो अगेन आपके पास कोई ना कोई बजट होगा कि ये 10 लाख रुपए है जी, इसमें मैंने प्रोडक्शन करनी है, अपनी लेबर हायर करनी है, कैपिटल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। इस 10 लाख के अंदर रहते रहते हुए मैंने अपने बिजनेस को रन करना है। फिर इसी तरह गवर्नमेंट है, तो आजकल आपको पता होगा गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स बने हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एक बजट है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन आती है। अब वो अमाउंट तो बेतहाशा है, अरबों खरबों रुपया है। यानी पाकिस्तान का इस साल का बजट 7,000 बिलियन के करीब है। 7,000 बिलियन अमाउंट के लिहाज से बहुत बड़ी है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट भी बाउंड है कि इस 7,000 बिलियन के अंदर रहते हुए उन्होंने प्लान करना है भी कितना हमने सैलरीज पे खर्च करना है, कितना ये इस क्राइसिस में हमने पब्लिक को कैश पे करना है। आप देखें ये गवर्नमेंट ने 122 अरब रुपया पिछले 15 दिन के अंदर पब्लिक को 12,000 रुपए पर फैमिली करके डिवाइड किया है। अब ये एक्सपेंस है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती जी बेतहाशा जी 500 अरब बांट दें, 1,000 अरब बांट दें, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट की कोई ना कोई लिमिट है। तो अकॉर्डिंग टू लॉयनल रॉबिन, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या इवन गवर्नमेंट हो, तीनों जो है उनके ऊपर ये डेफिनेशन फिट आती है कि एक्चुअली तीनों लेवल पे हर कोई अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अनलिमिटेड वांट्स या नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन पूरा तो लैन जी, थैंक यू। आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का थोड़ा सा अल्टरनेटिव का मतलब है कि रिसोर्स तादाद में डिमांड के मुकाबले में कम है, लेकिन उसको कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी पॉकेट में 1,000 रुपीज है फॉर एग्जांपल, ये आपका रिसोर्स है। ओके, रिसोर्स 1,000 गिवन या लिमिटेड हो गया। अब आपने एक शर्ट परचेज करनी है, वो भी 1,000 की है। आपने एक शूज परचेज करने हैं, वो भी 1,000 के फॉर एग्जांपल। और आप अपने मोबाइल पे 1,000 रुपए का बैलेंस भी करना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिशात 3 हो गई टोटल। अगर आपने तीनों ख्वाहिशात पूरी करनी हो तो 3,000 रुपए आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास रिसोर्स कितना है? 1,000। अब एक तो ये क्लियर हो गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं। अब अगली बात, इस 1,000 रुपए को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। कई तरीकों का मतलब, आप इस 1,000 से बैलेंस फॉर मोबाइल भी परचेज कर सकते हैं, आप इसी 1,000 से शूज भी परचेज कर सकते हैं, आप इसी 1,000 से जो अदर ऑप्शन हमने कहा जी शर्ट परचेज कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूज है, यानी कि हम कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इन तीनों तरीकों में से कहां पे ये पैसा खर्च करेंगे जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड होगी। अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस फॉर द मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, तो यू विल स्पेंड 1,000 फॉर रुपी फॉर दैट। ना आप शूज खरीदेंगे, ना आप शर्ट खरीदेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3 अल्टरनेटिव यूज थे, उनमें से एक जगह आपने अपना लिमिटेड रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया, बाकी 2 को आपने फॉरगो कर दिया। ओके जी, देन नेक्स्ट जो है आज का हम टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। अगेन मैंने कल भी आपको हाईलाइट किया था कि जो पहला आधा चैप्टर आएगा उसमें हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन, अक्सर डेफिनेशंस हैं, जस्ट 2 मार्क्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या आम तौर पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट पेपर में यूज होती है वो है व्हाट आर दी 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या व्हाट आर दी 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वैसे तो अगर हम जनरल वर्डिंग में कहना चाहें जी कि दुनिया के मुआशी मसाइल कौन से हैं, तो आप कहेंगे जी बेरोजगारी भी मसला है, टैक्स कलेक्शन भी मसला है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना भी मसला है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पूरा करना मसला है, इन्फ्लेशन महंगाई मसला है। मुआशी मसाइल तो आप सैकड़ों गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम इन आप कह लें कि पॉइंट्स को जो नॉर्मली हमें नजर आते हैं, इनको हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करें तो 3 बेसिक इश्यूज हैं जिनको मेन या कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा जाता है। ये सारे प्रॉब्लम उन 3 इश्यूज से
निकलते हैं। तो इसको 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है या 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। ओके, 3 नंबर का ये मैक्सिमम क्वेश्चन है अगर आता है तो। ओके, तो व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम्स, उसकी सेंस क्या है? कीपिंग इन व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी या रिसोर्स लिमिटेडनेस, फॉलिंग आर कंसीडर्ड एज मेजर और की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, अब हमने स्केर्सिटी का प्रॉब्लम समझ लिया कि वसाइल हमारी ख्वाहिशात के मुकाबले में दुनिया में कम है। वो एज ए कंज्यूमर मैं अपनी इनकम की बात करूं, मैं एज ए प्रोड्यूसर बात करूं या एज ए गवर्नमेंट, व्हाटएवर, मेरी वांट्स या नीड्स के मुकाबले में मेरे पास रिसोर्सेज कम है। इवन वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन के मुकाबले में वसाइल कम है। अब इस सिचुएशन में 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या बनते हैं? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। Every economy must have to decide that which commodities या which goods and services are to be produced and in what quantities। आप देखें, दुनिया के इस वक्त तकरीबन रफली अगर हम कैलकुलेट करें कि 200 के करीब जो है वो टोटल कंट्रीज हैं दुनिया में। बहुत कुछ कंट्रीज बहुत छोटे हैं, कुछ कंट्रीज बहुत बड़े हैं, चाइना, रशिया वगैरह, इंडिया वगैरह, लेकिन टोटल अगर हम कंट्रीज काउंट करें तो 200 के करीब कंट्रीज हैं। दुनिया की हर इकोनॉमी या हर कंट्री का सबसे प्राइम और मेजर कंसर्न हमें क्या और कितना प्रोड्यूस करना है। मसलन एज ए पाकिस्तान में कितनी गंदम प्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि हमारी 22 करोड़ पॉपुलेशन की नीड पूरी हो जाए, कितना चावल प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना कपड़ा प्रोड्यूस होना चाहिए। यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आता है या पहला मेन कंसर्न आता है कि हमें क्या और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। Should the emphasis be on agriculture, manufacturing, services, sports, leisure, housing, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स? ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि क्या हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को फोकस करेंगे ज्यादा या हम जो है वो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस करेंगे। मसलन अगर हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है तो कल हमने एक बात की थी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हम फिर ज्यादा रिसोर्सेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, यानी हम गंदम, चावल, कपास, इन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारी ज्यादा नीड मैन्युफैक्चरिंग की है तो हम ज्यादा रिसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएंगे। फिर सर्विसेज हैं, स्पोर्ट्स हैं, लेजर फैसिलिटीज हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज आप कह लें, हाउसिंग है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंज्यूमर गुड्स वो चीजें जो पब्लिक इस्तेमाल करती है, कैपिटल गुड्स, मशीन, टूल्स वगैरह। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यानी मैं एक सेकंड के लिए कह रहा हूं, फर्ज करें हमारे मुल्क को सिर्फ गंदम की जरूरत है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो हम फिर अपने तमाम रिसोर्सेज गंदम प्रोड्यूस करने पे लगा देंगे। कंट्री की जितनी भी लैंड है, जितनी भी लेबर है, जितना भी कैपिटल है, वो सारे का सारा हम गंदम प्रोड्यूस करने पे लगा देंगे। थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, लेट अज्यूम हमें गंदम और चावल 2 चीजें चाहिए। ओके, फिर हम फैसला करेंगे इतने लाख एकड़ जमीन पे गंदम कल्टीवेट करनी है, इतने लाख एकड़ जमीन पे हमने चावल कल्टीवेट करना है, इतने रिसोर्सेज गंदम की प्रोडक्शन में, इतने रिसोर्सेज चावल की प्रोडक्शन में। और ज्यादा इसको जो है वो आप कॉम्प्लेक्स सिनारियो में ले जाएं, सोफिस्टिकेटेड सिनारियो में, तो हजारों प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी कंट्री सबसे पहली चीज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या और कितना प्रोड्यूस करना है, ये पहला बेसिक क्वेश्चन है। ओके, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज करें हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी 22 करोड़ पॉपुलेशन है और इस 22 करोड़ पॉपुलेशन को, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, लेकिन फर्ज कर लेते हैं जी हमें टोटल 50 लाख टन गंदम चाहिए। 50 लाख टन, 50 लाख टन हमें गंदम चाहिए पूरा साल, अगर हमने 22 करोड़ पॉपुलेशन की खुराक की जरूरियात पूरी करनी है। ओके, चलिए ये फैसला हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितना गंदम प्रोड्यूस करनी है और 50 लाख टन प्रोड्यूस करनी है। अब इससे अगला स्टेप ये है हाउ टू प्रोड्यूस। हमने ये 50 लाख टन गंदम प्रोड्यूस कैसे करनी है, तरीकाकार क्या होगा, मेथड क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी, प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगी। मसलन the subject matter here is the combination of scarce resources। हमारे पास अनलिमिटेड लेबर नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड लैंड नहीं है, तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कितनी लैंड इस्तेमाल हो, कितनी लेबर इस्तेमाल हो, कितना कैपिटल इस्तेमाल हो, विच टेक्निक आर टू बी यूज्ड। मसलन 3 फेमस टेक्निक्स मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लैंड इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अब देखें, मैं 3 कंट्रीज की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको इवन इंटरनेट पे सर्च आउट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका एंड जापान।
पाकिस्तान ने भी फर्ज करें 50 लाख टन ही गंदम प्रोड्यूस करनी है, अमेरिका ने भी फर्ज कर लेते हैं हम कि उनकी नीड भी 50 लाख टन ही वीट है, जापान की नीड भी 50 लाख टन वीट है। स्टार्टिंग एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फर्ज करें तीनों मुल्कों की अपनी खुराक की जरूरियात पूरी करने के लिए तीनों कंट्रीज को 50 लाख टन गंदम ही रिक्वायर्ड है। लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा? हाउ टू प्रोड्यूस। पाकिस्तान जब 50 लाख टन गंदम प्रोड्यूस करेगा तो पाकिस्तान लैंड और लेबर, स्पेशली लेबर ज्यादा इस्तेमाल करेगा, लैंड और कैपिटल, स्पेशली कैपिटल कम यूज करेगा। पाकिस्तान में आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैपिटल बहुत कम इस्तेमाल होता है, मशीनरी टूल्स कम है, लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती है। उसकी रीजंस की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सबसे बेसिक रीजन तो यही है, लेबर सस्ती है, यहाँ पे कैपिटल महंगा है, मशीनरी पाकिस्तान में बनती नहीं है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हर चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो लेबर सस्ती होने की वजह से हमारा मुल्क लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है और 50 लाख टन गंदम वीट प्रोड्यूस करता है। हमने भी 50 लाख टन वीट ही प्रोड्यूस किया है, लेकिन हमने टेक्निक और यूज की है, हमने लेबर को ज्यादा यूज किया है, कंपैरेटिवली कैपिटल को हमने कम यूज किया है, लैंड तो जो यूटिलाइज होनी थी वो खैर है ही है। अब यही 50 लाख टन गंदम अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका में लेबर एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगी है, कैपिटल सस्ता है, मशीन वहां बनती है, लोकल है, सस्ती है, एक्सपेंस कम है उस पे। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? अमेरिका में 200 एकड़, 400 एकड़ जमीन का फार्म है और वो 500 या 400 एकड़ पूरी जमीन का फार्म 2 लोग कंट्रोल, लेबर कितनी है? 2, बाकी सारा काम मशीन कर रही है। पाकिस्तान में 15 एकड़ जमीन हो तो प्रॉब्लम आ जाता है जी, लेबर बढ़ा दें, कैपिटल हम इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो देखें, अमेरिका ने भी 50 लाख टन ही गंदम प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसकी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव, कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल सबसे ज्यादा लगाएं, कैपिटल पे ज्यादा पैसा खर्च करें, लेबर भी कम यूज करें और बाकी रिसोर्सेज भी। ओके, दिस वाज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। 50 लाख टन गंदम ही जापान ने प्रोड्यूस करनी है, लेकिन जापान एक थर्ड टेक्निक यूज कर रहा है। वो कैपिटल तो यूज कर ही रहा है, लेकिन वो लैंड को इंटेंसिवली यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक यूनिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप चेक कीजिएगा। जापान में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब यह है, जिस तरह हमारे मुल्कों में कई कई मंजिला बिल्डिंग्स बनती हैं और उन बिल्डिंग्स में लोग रहाइश रखते हैं, जहां जहां पे जगह की शॉर्टेज हो जाए वहां पे फिर वर्टिकल बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। 100 मंजिला बिल्डिंग, 50 मंजिला, 70 मंजिला। आपने न्यूयॉर्क में, अमेरिका में और कई जगहों पे अक्सर सुना होगा जी 50 मंजिला, 100 मंजिला, 70 मंजिला बिल्डिंग है। तो एक्चुअली क्या किया जा रहा है? लैंड का इंटेंसिव यूज है, इंटेंसिव यूज, यानी कि लैंड वही है जी अवेलेबल। फर्ज करें 50 मरले जमीन है, या फर्ज कर लें 100 कनाल जमीन है, तो इस 100 कनाल जमीन पे हम ये नहीं कर सकते कि जो है वो 5000 ऑफिसेज बना लें। तो कैसे बनाएंगे हम? इस 100 कनाल जमीन पे फॉर एग्जांपल 70 स्टोरी बिल्डिंग बिल्ड कर देते हैं जी, 100 स्टोरी बिल्डिंग बिल्ड कर देते हैं। इंटेंसिव यूज ऑफ जो है वो लैंड। अब मैं जापान की जो एग्जांपल दे रहा था, वर्टिकल फार्मिंग, जापान में कॉन्सेप्ट चल रहा है, लैंड कम अवेलेबल है, ज्यादातर वहां पे आइलैंड्स हैं और इस तरह के इश्यूज हैं। एग्रीकल्चर लैंड कंपैरेटिवली, वैसे नहीं है कि बहुत ही कम है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो जापान जब अपना आउटपुट सब्जियों का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का बढ़ाना चाहता है, तो उनके यहाँ वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। मूवेबल फ्लोर्स यूज किए जाते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 फ्लोर्स पे क्रॉप्स लगी हुई हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगे हुए हैं। वो फ्लोर्स रोटेट कर रहे हैं 3 घंटे, एक को सनलाइट मिलेगी 3 घंटे, दूसरे को 3 घंटे, वो सारा दिन रोटेट करते रहते हैं। यानी आप देखें, लेबर और कैपिटल तो यूज होना था, वो होना ही था, वो लैंड को इंटेंसिवली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इंटेंसिव यूज ये भी हो सकता है कि आमतौर पे 6-6 महीने की क्रॉप होती है, लेकिन आप क्रॉप को स्पीड अप करके ग्रीन हाउस में 3-3 महीने में क्रॉप लेते हैं और पूरे साल में उसी जमीन से 4 फसलें लेने की कोशिश करते हैं, 2 या 3 की बजाय। तो दिस इज कॉल्ड लैंड इंटेंसिव टेक्निक। तो सिंपली दूसरा मेजर कंसर्न पूरी दुनिया में कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, मेथड या प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगी। तीसरा कंसर्न है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये किसके लिए है, फाइनल कस्टमर कौन है। इसमें कई एग्जांपल हो सकती हैं। हमने क्या ये प्रोडक्ट कंट्री से बाहर बेचना है, कंट्री में बेचना ही नहीं है, सिर्फ फॉरेन कस्टमर है हमारा। शायद हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ कंट्री के अंदर ही बेचना हो, शायद हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ रिच कैटेगरी के लोगों को बेचना हो, शायद हमने सिर्फ लो इनकम ग्रुप को बेचना हो।
कई तरह की डिविजन्स हो सकती हैं। तो तीसरा और इंपॉर्टेंट कंसर्न कि ये प्रोडक्ट किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। जब तक ये पता नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट का फाइनल कस्टमर किस कैटेगरी का है, कंट्री से अंदर है, कंट्री के बाहर है, रिच है, लो इनकम ग्रुप है, ये कौन सी कैटेगरी है, मेल है, फीमेल है, क्या सेटअप है, तो उस वक्त तक फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता कि टेक्निक कौन सी यूज होनी है और कितनी क्वांटिटी है। It is important to decide that who will ultimately consume this good or service, whether to produce good for the poor or rich, for local resident or the foreign citizens, या क्या सिचुएशन है। मैं इसकी एग्जांपल आपको एक देता हूं। देखें, दुनिया में अगर आप सर्च करें पिछले 5 साल से जो टॉप सेल फोन मेकिंग कंपनीज हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, उनमें टॉप नंबर पे एप्पल है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सैमसंग है। इन दोनों का फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है, टोटली डिफरेंट आइडिया है। एप्पल आईफोन पूरे साल में एक ही सेल फोन मॉडल लॉन्च करता है और उसकी डिसीजन है कि हम सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सेल फोन हमने 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख या 3 लाख का बेचना है। एक ही सेल फोन प्रोड्यूस करना है पूरे साल में, एक ही मॉडल होगा, एक ही कैटेगरी होगी और उसका टारगेट ग्रुप है रिच इनकम ग्रुप। अब साफ जाहिर है पूरी दुनिया की अगर 7 बिलियन पॉपुलेशन है तो शायद उसमें से 7 करोड़ लोग ऐसे हों या शायद 70 करोड़ लोग ऐसे हों जो उनका प्रोडक्ट खरीद सकते हो, बाकी तो खरीद ही नहीं सकेंगे। ये वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी बनाएंगे, उस पर एक्सपेंस करेंगे। सैमसंग टोटली डिफरेंट अप्रोच पे है। मार्केट में आप चले जाएं, आपको सैमसंग का 1200 रुपए का भी सेलफोन मिल जाएगा और 3 लाख रुपए का भी मिल जाएगा और इसके इन बिटवीन उसके 500 किस्म के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। तो दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर एवरी सिटीजन ऑन द प्लेनेट। वो तो दुनिया के, कंट्री के, वर्ल्ड के हर पर्सन के लिए सेलफोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके मुताबिक वो फिर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, अपनी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को सामने रखते हैं। तो दिस इज अगेन द एग्जांपल फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो 3 क्वेश्चन है, यानी आप आज से 100 साल पहले की भी कोई इकोनॉमिक्स की बुक्स उठा के देखेंगे, एडम स्मिथ की भी बुक उठा के देखेंगे, तो एडम स्मिथ ने भी इन्हीं 3 चीजों को हाईलाइट किया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या और कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द 3 मेजर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एग्जांपल्स भी आपकी बुक में कोट की हुई हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। 3 नंबर का आमतौर पे ये क्वेश्चन होता है। ओके जी, नेक्स्ट अगेन हमारे पास टॉपिक जो है मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का है, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंटिफिक सब्जेक्ट और आर्ट सब्जेक्ट। थोड़ा सा आपको आइडिया होगा क्योंकि पाकिस्तान में भी यही अप्रोच यूज होती है। मैट्रिक में या इंटर लेवल पे आपको पता होगा आर्ट्स सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं, साइंस सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस सब्जेक्ट की कैटेगरी में आनी चाहिए, आर्ट्स में आनी चाहिए, या क्या सिचुएशन है। क्योंकि डेफिनेशंस में अक्सर जगह वर्ड यूज हुआ है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, तो डेफिनेशन से ज्यादातर ये लगता है कि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है। बाज औकात जो है वो इसे आर्ट्स कैटेगरी में लिया जाता है। लेकिन अगर ये 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रीफली डिस्क्राइब दैट कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की टाइप साइंटिफिक है या आर्टिस्टिक है, आर्ट है, तो उसके लिए जरा ये पॉइंट समझ लें। ओके जी, फर्स्ट थिंग पहले थोड़ा सा जरा समझ लें साइंस सब्जेक्ट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और आर्ट। Science is usually defined as collection of facts and analysis of facts to create or to find a link between cause and consequence. Cause वजह और consequence नतीजा। Actually हर वो सब्जेक्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट कहलाएगा जिसमें हम फैक्ट्स को कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करें, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, एनालिसिस करें उनका, और एनालिसिस के बाद नतीजा निकालने की कोशिश करें किसी चीज का। वो नतीजा क्या होगा कि किसी भी चीज की वजह क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मसलन आपने बायो में एक बहुत फेमस एग्जांपल मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे पढ़ी होगी कि जी फॉर एग्जांपल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है उसकी वजह से मलेरिया फैलता है। अब ये तो फाइनल रिजल्ट है कि जी फलां वायरस है, मलेरियल वायरस, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। लेकिन साइंसदान जो है, साइंटिस्ट, वो इस तक पहुंचे कैसे हैं? एक्चुअली उन्होंने आप कह लें 100, 200, 400 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए,
ब्लड सैंपल्स लेने के बाद उन्होंने ब्लड सैंपल्स को टेस्ट किया, जिन लोगों के ब्लड में वो वायरस मौजूद था जो उस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, उन्हीं लोगों को मलेरिया की डिजीज है, उसके अलावा किसी को नहीं है। यानी साइंटिस्ट जो है उन्होंने डेटा कलेक्शन की, उस कलेक्शन को एनालाइज किया, उससे एक नतीजा निकालने की कोशिश करी, जी ये कॉज है, ये इसका रिजल्ट निकलेगा। यानी कॉज क्या है, ये फलां वायरस है और जिसमें ट्रांसमिट होगा ये उसका नतीजा निकलेगा। तो दुनिया का हर वो सब्जेक्ट जिसमें ये अप्रोच यूज हो, डेटा कलेक्शन हो, एनालिसिस हो, रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाए, उसे हम साइंटिफिक सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, आर्ट को जरा समझ लें, आर्ट सब्जेक्ट क्या होता है, फैसला फिर बाद में करेंगे कि इकोनॉमिक्स किस कैटेगरी में आएगी। आर्ट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ स्किल एंड इमेजिनेशन। आर्ट हम कहते हैं अपनी किसी स्किल को और अपनी इमेजिनेशन को इस तरह से इस्तेमाल करना इन द क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस। यानी मेरे पास कोई ऐसी स्किल है और मेरे माइंड में कोई आइडिया है, मैं उस स्किल और आइडिया को इस तरह कंबाइन कर दूं कि एक कोई नया एक्सपीरियंस या कोई नई सिचुएशन या एनवायरमेंट क्रिएट हो जाए। मसलन म्यूजिक आर्ट की कैटेगरी में आता है, नॉवल राइटिंग आर्ट में आता है, पोएट्री आर्ट में आता है, पेंटिंग आर्ट में आता है। अब पेंटर या म्यूजिक राइटर, एक्चुअली म्यूजिशियन क्या करता है, म्यूजिशियन के पास एक स्किल है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसे पियानो बजाना आता है, ये उसकी स्किल है, वो पियानो प्ले कर सकता है। अब उसके माइंड में एक स्केच है, एक आइडिया है, एक इमेजिनेशन है कि अगर मैं ये 1000 कीज एक खास सीक्वेंस में पुश करता चला जाऊं कॉन्टिन्यूअसली, तो एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल टून या म्यूजिक बन जाएगा। तो स्किल और इमेजिनेशन को कंबाइन करना और उससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना या एक्सपीरियंस क्रिएट करना, इसको हम आर्ट कहते हैं। दुनिया का हर वो सब्जेक्ट जो इस कैटेगरी पे चलता है, उसमें आपका लिटरेचर हो, उसमें आपके आर्ट हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आर्ट के सब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके, अब ये तो था डेफिनेशन, साइंटिफिक सब्जेक्ट क्या होता है, आर्ट का सब्जेक्ट क्या होता है। हमारा कंसर्न इकोनॉमिक्स किस कैटेगरी में आता है। इकोनॉमिक्स डज दी बोथ, इकोनॉमिक्स दोनों काम करती है। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स फॉलो द साइंटिफिक अप्रोच, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स प्योर साइंटिफिक अप्रोच पे चलती है। आपका ज्यादातर सिलेबस, खास तौर पे माइक्रो का तो सारा सिलेबस ही थ्योरेटिकल अप्रोच पे है। देखें, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्योर साइंटिफिक अप्रोच है कि आप पूरे 30 दिन या 20 दिन या 15 दिन मार्केट जाते हैं, आप रोजाना का डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं। आज पोटैटो की प्राइस इतनी है, पोटैटो की डिमांड इतनी है, पोटैटो की प्राइस इतनी है, डिमांड इतनी, प्राइस इतनी, डिमांड इतनी। 15 दिन का डाटा आपने इकट्ठा किया, उनको आपने एक टेबल में, एक ग्राफ में फिट कर दिया। 15 दिन के डाटा में हमें बता दिया कि जिस दिन प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, जिस दिन प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। तो प्योर साइंटिफिक अप्रोच है, डाटा कलेक्शन करें, डाटा को एनालाइज करें, कॉज और रिजल्ट निकालें, और कॉज और रिजल्ट फाइनल फिर हम क्या निकालते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट कि व्हेनेवर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस, द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएं तो ऐसा ही होगा। तो जितने भी हम लॉज इकोनॉमिक्स में थ्योरीज पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड आप ये कह लें, वो तमाम थ्योरीज जो हैं वो थ्योरेटिकल अप्रोच पे हैं, और थ्योरेटिकल अप्रोच साइंटिफिक रूल को फॉलो करती है। यानी इस एंगल से हम देखें तो इकोनॉमिक्स साइंटिफिक सब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशन, आर्ट इसे क्यों कहा जाता है। एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स यूजेस स्किल्स ऑफ इकोनॉमिस्ट टू क्रिएट एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस। दूसरी साइड पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम ज्यादातर पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जरा आप कह लें अप्लाइड इकोनॉमिक्स स्लाइटली कम है, लेकिन एडवांस लेवल पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है। अब अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट की स्किल और इमेजिनेशन को यूज किया जाता है ताकि कंट्री पे कोई इफेक्ट आ सके। मैं इसकी एक वेरी 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 कॉमन एग्जांपल देता हूं जो अभी रिसेंटली पिछले 15-20 दिन की है। देखें, आपको पता है पूरी दुनिया में एक वबाई सिचुएशन क्रिएट है, एक बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाबंदियां लगी हुई हैं, स्पेंडिंग नहीं हो सकती, पब्लिक बाहर नहीं जा रही, पैसा खर्च नहीं हो रहा, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, अगर मैन्युफैक्चर हो भी रहे हैं तो उनको खरीदने वाला पर्सन मार्केट में बहुत कम आ रहा है। अब इस सारी सिचुएशन का एक नतीजा निकल रहा है। वो नतीजा ये निकल रहा है कि प्रोडक्ट्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी भी कम है और पब्लिक के पास पैसा खर्च करने को भी नहीं है। अब यहां पे इकोनॉमिस्ट की एक इमेजिनेशन यूज हो रही है
कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहा है कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे, लोग इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो लोगों के इनकम जनरेट ना कर सकने की वजह से लोग पैसा भी खर्च नहीं कर पाएंगे, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे मुल्क का जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको इतना नुकसान हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन रोक देगा, मुल्क की फैक्ट्रियां कारखाने बंद होना शुरू हो जाएंगे, और ये हालात मजीद खराब हो जाएंगे। एक तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा फर्दर क्रिएट हो जाएगी। इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया के कई कंट्रीज ने, स्पेशली पाकिस्तान ने, छोटी इकोनॉमीज में ये मसला ज्यादा सीवियर है, फौरी तौर पे क्या किया कि बहुत ज्यादा रकम पब्लिक में तकसीम करने की कोशिश की। आपको पता है ये पिछले 15-20 दिन के अंदर 122 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक को 12,000 रुपए पर फैमिली कैश की शक्ल में फौरी तौर पे पे किया। क्यों इतनी इमरजेंसी में पे किया गया? कि लोगों का इनकम लेवल नील हो चुका है। अगर लोगों की पॉकेट में पैसा ना गया, अगले महीने पब्लिक ने कुछ भी खर्च ना किया, तो मार्केट में कुछ भी नहीं बिकेगा। ये एग्जाम्पल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर में, छठे और सातवें चैप्टर में बड़ी डिटेल के, आप समझ लें सिर्फ इस एग्जाम्पल पे ही 2 चैप्टर हैं। हमने पूरे 2 चैप्टर में ये बात समझनी है कि जब पैसा खर्च होना कंट्री में कम हो जाए, इसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। मुल्क में अगर तलब, डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? 1930 में एक वर्ड यूज होता रहा, ग्रेट डिप्रेशन। आज तक की इकोनॉमिक्स बुक्स में लिखा जाता है ग्रेट डिप्रेशन एक सीवियर केस था, आज से 80-90 साल पहले का, कि जब दुनिया जो है बड़े हिस्टोरिकल फेज से गुजरी थी। 2-3 प्रॉब्लम, एक वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई, वर्ल्ड वार 2 जो है वो शुरू होने जा रही है, और कई तरह के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ अचानक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा गिर गया, डिमांड खत्म हो गई, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो सीवियर क्राइसिस में आ गई। तो वो तो खैर एक बड़ी डिटेल, पूरे 2 चैप्टर हमने उस पर पढ़ने हैं। लेकिन सिंपलेस्ट एग्जांपल अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम एप्लीकेशन भी समझते हैं, तो फाइनल इसका नतीजा फिर ये निकला कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली ना प्योरली साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ना आर्ट का सब्जेक्ट है, या आप रिवर्स वर्डिंग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एट ए टाइम साइंटिफिक अप्रोच को भी यूज करती है और आर्टिस्टिक अप्रोच को, एप्लीकेशन को भी यूज, साइंटिफिक अप्रोच भी और एप्लीकेशन अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो ये मैक्सिमम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंटिफिक और आर्ट सब्जेक्ट, या डिस्कस ब्रीफली, एक्सप्लेन ब्रीफली दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट और नॉट, है या नहीं है। तो दिस इज द कंक्लूडिंग आर्गुमेंट कि ये दोनों अप्रोचेस पे चलता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अगेन 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात समझ लें। बुक में मैंने इसमें एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स और थोड़ी सी डिटेल देने की कोशिश की है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक आध एग्जाम्पल से ये टॉपिक जो है वो स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो बुक में मैंने एक तरह से आप कह लें थोड़ी ज्यादा डिटेल दी है। अदरवाइज आप उन 2 एग्जाम्पल्स में से एक आध एग्जाम्पल कम करके सिर्फ एक एग्जाम्पल से भी एग्जाम में लिख दें तो ये 4 नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आमतौर पर आती है, मसलन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक ये स्टेटमेंट आती है। दूसरी स्टेटमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ब्रीफली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर दें। तो मैक्सिमम 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर सिर्फ एक आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर दें तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, या सिर्फ नॉर्मेटिव पूछ लिया जाए तो भी 2 नंबर का है। कंप्लीट क्वेश्चन 4 नंबर का है। ओके जी, वर्डिंग समझें। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट, यहां पे साइंस का वर्ड ना भी लिखें तो खैर ओके है, लेकिन इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट 2 अप्रोचेस पे स्टडी किया जाता है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच, एक को हम कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, दुनिया के ज्यादातर सब्जेक्ट्स, आप कह लें ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स को स्टडी करने का यही मेथड है। पॉजिटिव अप्रोच भी यूज होती है इकोनॉमिक्स में और नॉर्मेटिव अप्रोच भी यूज होती है। ओके, अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की एक्चुअल सेंस क्या है इसको जरा समझें। When the facts and analysis of facts are accepted as given and no critical evaluation of fact is made, then we call it positive economics. अगर हम फैक्ट्स को एनालाइज करें, फैक्ट्स कलेक्ट करें, फैक्ट एनालाइज करें और उन फैक्ट्स को एज इट इज बता दें,
उसको हम इवेल्युएट ना करें कि ये फैक्ट्स अच्छे हैं बुरे हैं, इसका नतीजा अच्छा है बुरा है, हम अपनी इवेल्युएशन नहीं कर रहे किसी किस्म की, हमने एक फैक्ट ऑब्जर्व किया और उसको कोट कर दिया, तो इस अप्रोच को कहा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव अप्रोच। मसलन एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 25% पीपल आर पुअर, अगर मैं कहूं पाकिस्तान की 25% आबादी गरीब है, पुअर है, मसलन हम पॉवर्टी का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि लेट अज्यूम जी जिसकी महीने की इनकम 15,000 रुपए से कम होगी वो एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आना चाहिए। 15,000 रुपए महाना, जिस फैमिली की इनकम इससे भी कम है 20,000 25,000 लेवल हम कोई भी रख सकते हैं, फर्ज करें हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया जी 15,000 रुपए महाना से कम वाली फैमिली जो है इनकम जनरेट करने वाली, उसको हम एक्सट्रीम पुअर कैलकुलेट करेंगे कि उनके लिए अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना मुश्किल है। अब इस बुनियाद पे हम पूरे कंट्री का डाटा कलेक्ट करते हैं, 22 करोड़ पॉपुलेशन, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है जी 25% पीपल आर पुअर, यानी 22 करोड़ में से 25% लोग, रफली ये तकरीबन 5.5 करोड़ लोग बनेंगे। हम कहते हैं जी 25% लोग, 5.5 करोड़ लोग इस कंट्री में एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आते हैं। मैंने डाटा कलेक्शन की, एनालाइज किया, रिजल्ट बता दिया, मैंने कोई वैल्यूएशन, मैंने ये नहीं कहा ये गुर्बत अच्छी है, मैंने ये नहीं कहा ये बुरी है, इसको कम करना है ज्यादा करना, कोई अपनी क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं दी, सिर्फ एनालाइज किया बता दिया, इसको कहा जाता है पॉजिटिव अप्रोच। इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव अप्रोच भी चलती है, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादातर है ही पॉजिटिव अप्रोच पे। हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, प्राइस कम होगी, प्राइस 10 से 5 पे आएगी, डिमांड 500 से 600 पे चली जाएगी, दैट्स इट। हमें नहीं पता है प्राइस का कम होना अच्छा है, हमें नहीं पता प्राइस का बढ़ना अच्छा है, हम उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो कह लें डाटा एनालिसिस और उसको कोट कर रहे हैं। तो जब फैक्ट्स एंड फिगर को एज इट इज बता दिया जाए, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा वर्ड है नॉर्मेटिव अप्रोच या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है? व्हेन द फैक्ट्स आर एनालाइज्ड क्रिटिकली एंड इवैल्यूएटेड ऑन सम क्राइटेरिया, जब हम फैक्ट्स को एनालाइज करें और किसी क्राइटेरिया पे रख के उसको कंपेयर करें कि ये अच्छा है या बुरा है, वी कॉल इट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव अप्रोच। फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड या 25% पॉवर्टी इज टू मच। देखें, जितना भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव वर्डिंग होगी उसमें आपको इस तरह के वर्ड नजर आएंगे, शुड बी, मस्ट नॉट बी, शैल बी, इज टू मच, इज टू लो। यानी उसमें हमें पता चल रहा होगा कि जो स्टेटमेंट लिखने वाला पर्सन है वो इसकी वैल्यूएशन भी कर रहा है, क्राइटेरिया, उसके माइंड में कोई ना कोई स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से वो कह रहा है जी 25% पॉवर्टी इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा गुर्बत है, गवर्नमेंट को कम करनी चाहिए। या 25% पॉवर्टी इज टू लेस, ये तो बहुत कम है, कोई मसला नहीं है, इतनी गुर्बत तो होती है। या फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड, गुर्बत कम की जानी चाहिए, गुर्बत कम करने की जरूरत नहीं है, मे नॉट बी रिड्यूस्ड। यानी नॉर्मेटिव अप्रोच में आपको इस तरह की वर्डिंग, शुड बी, मस्ट बी, शैल बी, इट कुड बी, इस तरह की सेंसेस वर्डिंग आपको, ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जहां पर भी हम सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव अप्रोच। इकोनॉमिक्स में ये दोनों अप्रोचेस यूज होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज्यादातर पोर्शन जो है वो पॉजिटिव अप्रोच पे चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम टॉपिक्स हैं जिसमें हम नॉर्मेटिव को टच करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे, छठे चैप्टर से ऑनवर्ड, वहां पर हमारी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों पैरेलल चलेंगी। यानी पहले हम पॉजिटिव समझेंगे, मसलन मुल्क में गुर्बत बढ़ने की वजूहात क्या है, मुल्क में गुर्बत कितनी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसके साथ साथ सजेशंस, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, पॉवर्टी ज्यादा है कम है, क्या सिचुएशन है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, या पॉजिटिव अप्रोच। और दुनिया के ज्यादातर सब्जेक्ट इसी अप्रोच पे जो है वो स्टडी किए जाते हैं और अंडरस्टैंड किए जाते हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन फैक्ट्स को एनालाइज करना और एज इट इज बता देना। यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें हमें ये नजर नहीं आएगा कि ये बात अच्छी है बुरी है, या इसको लिखने वाला पर्सन इसको किस लेवल पे, किस क्राइटेरिया पे जज करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ वो एक फैक्ट एंड फिगर होगा कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में हमने कहा कि इफ प्राइस विल इंक्रीज, अगर प्राइस 10 से 25 रुपए, मसलन मैं चले आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल अभी के दे देता हूं। रमजान से पहले मार्केट में
लेमन जो है, लीमू का रेट तकरीबन 200 रुपए पर केजी था, बल्कि अक्सर औकात 200 से कम था। लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुआ प्राइस 400 रुपए पे चली गई, डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली लेसर लेवल पे आ गई। अब अगर हम सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो हम इसे कहते हैं जी कि पॉजिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंगली प्राइस 400 पे गई है, डिमांड इतनी हो गई है, ये तो है पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन अगर कहा जाए कि प्राइस इंक्रीज टू मच है, प्राइस शुड बी reduced, प्राइस शुड बी कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड, अगर हम इस तरह की वर्डिंग यूज करें तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है और उसको हम किस तरह से लेके चलते हैं। ओके जी, आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। इन टॉपिक्स को जो है वो स्टडी करें, इनमें किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कल हम क्वेश्चंस जो हैं लेक्चर के शुरू में लेंगे। आज के टॉपिक में अगर कोई अभी क्वेश्चन है आप में से किसी का तो वो क्वेश्चन कर लें, उसके बाद फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? जी मोहम्मद अली, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? एक सेकंड, ये अनम्यूट। जी आप बताएं क्या क्वेश्चन है? सर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा दोबारा बता दें। हाँ देखें, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम कहते हैं, एक्चुअली तो अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऐसी स्किल या इमेजिनेशन जिसको आप अप्लाई करें और उसका कोई नतीजा निकले, उससे कोई एक्सपीरियंस या सिचुएशन क्रिएट हो। अब इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन किस तरह से है, मसलन गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, फॉर एग्जांपल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, वो प्लान करते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर देता हूं, मतलब वो प्लान करते हैं जी कि पाकिस्तान में कार्स की प्राइस बहुत ज्यादा है, जो पाकिस्तान में कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में ये बहुत महंगी गाड़ी बन रही है या महंगी बेची जा रही है, हमारा कंज्यूमर 20 लाख की 1000 सीसी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिस्ट एक पॉलिसी बनाएंगे कि बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करने पे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए टैक्स खत्म है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देती है, ये बजट आएगा अभी अगले महीने, गवर्नमेंट उस बजट में अनाउंस कर देती है कि इंपोर्ट ऑफ कार पे हम टैक्स नहीं लेंगे, फिलहाल टैक्स है इंपोर्ट करने पे 25%, 50%, वट एवर, यानी अगर 10 लाख 20 लाख की गाड़ी है तो लेट अज्यूम फिलहाल उस पे 5 लाख रुपया टैक्स है। गवर्नमेंट बजट में अनाउंस कर देती है देयर विल बी नो टैक्स फॉर 1 ईयर, अगले साल के अंदर अंदर अगर कोई बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करेगा तो हम उससे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे। अब ये एक स्किल और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है, इसका एक नतीजा निकलेगा। वो नतीजा क्या निकलेगा कि पाकिस्तान से अगर कोई बेहतर गाड़ी बाहर से मिल रही है, इंपोर्ट पे टैक्स नहीं है, तो बहुत से बिजनेसमैन गाड़ियां इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बेचना शुरू कर देंगे। अब कंट्री में कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, लोकल मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करने पे मजबूर हो जाएगा, इंटरनेशनल गाड़ी भी आ रही है। अब गवर्नमेंट के कई टारगेट अचीव हो गए, एक तो लोगों की नीड पूरी हो गई, गाड़ियों की डिमांड ज्यादा थी, लोकल मार्केट में कम मैन्युफैक्चरिंग थी, गवर्नमेंट चाहती थी प्राइसेस कम हो जाएं कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट ने वो टारगेट भी अचीव कर लिया। तो ये जो सारी की सारी सिचुएशन है इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, एक पॉलिसी बनाई है, एक तरीकाकार अख्तियार किया है और उसका एक रिजल्ट निकला है, उससे एक एक्सपीरियंस या एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है। जी शावेज, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर वालेकुम सलाम। सर ये पॉजिटिव और ये नॉर्मेटिव साइंस की जो एग्जांपल है हेल्थ केयर वाली, वो एक बड़ी एक्सप्लेन कर दें। हाँ, उसको आप ऐसे देखें, अगर मैं आपको ये कहूं कि इस साल गवर्नमेंट ने बजट में 100 अरब रुपया हेल्थ के लिए रखा है कि गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स पे 100 अरब खर्च करेगी। अब मैंने ये नहीं बताया कि 100 अरब हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि इस साल गवर्नमेंट बजट बनाने जा रही है और उसमें 100 अरब रुपया गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम हेल्थ सेक्टर पे खर्च करेंगे। यह है पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर मैं ये लिख दूं या ये सेंटेंस लिख दूं कि 100 बिलियन रुपीज स्पेंडिंग इज टू लेस फॉर 220 मिलियन पॉपुलेशन, 22 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 100 अरब तो बहुत कम है, या हेल्थ स्पेंडिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड, शुड बी इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट को सेहत पे अखराजात बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटीज ज्यादा मिले, तो अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिखूंगा तो इसको हम कहेंगे नॉर्मेटिव अप्रोच है। हम असल में एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में दोनों काम चलते हैं, हम एनालिसिस को भी ऑब्जर्व करते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव बातें भी होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर की बात भी होती है, और उन फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे नॉर्मेटिव अप्रोच भी यूज की जाती है कि मजीद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था।
ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है। इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कल फिर हम इंशाल्लाह शुरू में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।